जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने विविध प्रश्नावली के लघु उत्तरीय प्रश्नों को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस एक्सरसाइज के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होता है। तो चलिए जानते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर चलती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा पूरी करने में 2 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में मानना है कि रेलगाड़ी की मूल चाल क्या है। तो लिखेंगे इसमें माना माना रेलगाड़ी की मूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की मूल चाल को क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। फिर इसकी जो दूरी है वो कितना है, 300 किलोमीटर है। तो लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में टी समय लगता है। कितना समय लगता है, टी घंटे समय लगता है। आप ऐसा लिखेंगे टी घंटे समय लगता है, टी घंटे समय लगता है। आप यहाँ ये भी लिखेंगे माना रेलगाड़ी की मूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर माना रेलगाड़ी द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में टी घंटे समय लगता है। फिर अब आप एक फार्मूला जानते हैं, अतः सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो दूरी आपकी 300 किलोमीटर दी गई है, चाल आपने x माना है, समय को आपने t माना है। तो ये हो जाएगा 300 बराबर xt। इसे आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब इसमें कहा गया है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा पूरी करने में जो टाइम लगता है वो 2 घंटे कम लगेगा। यानी अब अगर इसी इक्वेशन को हम और आगे बढ़ाएं तो दूरी आपकी सेम है, 300 किलोमीटर ही रहेगी। लेकिन अगर चाल में हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो जो टाइम है वो कितना कम लगता है, वो 2 घंटे कम लगता है। यानी एक समीकरण आपकी बन गई थी। अब इस तरीके से आपकी एक दूसरी समीकरण बन जाएगी। दूरी सेम है, अगर चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो जो टाइम है उसमें 2 घंटा कम लगेगा। अब इसको हल करते हैं तो ये आएगा 300 बराबर x का t से गुणा, ये हो जाएगा xt, x का -2 से गुणा -2x, 5t हो जाएगा ये, प्लस माइनस -5 टू जा 10। अब इसके आगे देखेंगे इसको, ये आएगा 300। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो xt है इसका मान समीकरण 1 में देखा जाए तो कितना है, 300 है। यानी xt का मान समीकरण 1 से कितना है, 300 है। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम 300 लिख सकते हैं। माइनस का 2x है, फिर प्लस का 5t है और माइनस का 10 है। फिर इसके बाद में ये जो 300 है, 300 से आपका ये 10 घटेगा तो बचेगा 290, माइनस का 2x प्लस का 5t। इस 290 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस का 290 बराबर माइनस का 2x प्लस का 5t। अब 300 से आपका 290 घटेगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 10 बराबर माइनस का 2x प्लस का 5t। इसे आप मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे क्या मानेंगे, इसे आप मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप इधर लिखेंगे कि समीकरण 1 से, या यहाँ पे ही लिख दें समीकरण 1 से जो t का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, समीकरण 1 से अगर हम t का मान निकालें तो x इंटू में कहाँ चला जाएगा,
300 के अपान में चला जाएगा, यानी जो t का मान निकलेगा वो निकलेगा 300/x। समीकरण 1 से t का मान क्या निकलेगा, 300/x निकलेगा। अब t के इस मान को कहाँ रख देना है, t के इस मान को समीकरण नंबर 2 में रख करके हल करना है और आपका जो x का मान है वो निकल आएगा। तो लिखेंगे t के इस मान को, t के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर t के इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो आएगा ये कितना, ये आएगा 10 बराबर -2x प्लस 5 और t के स्थान पर क्या रखना है 300/x। t के स्थान पर क्या रखना है 300/x। अब ये हो जाएगा 10 बराबर -2x, 5 का 300 से गुणा, ये कितना हो जाएगा, तो आएगा ये 5 3 1500 हो जाएगा, 300 का 5 से गुणा 1500 हो जाएगा बटे x, जिसके अपान में कुछ नहीं होता है 1 होता है। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे सॉल्व करके x के मान को निकाल लेंगे। इसके बाद में आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप एलसीएम ले करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो आपका एलसीएम है वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 और x का एलसीएम ये x हो जाएगा, x का -2x से मल्टीप्लाई -2x² हो जाएगा, 1 का 1500 से तो 1500 हो जाएगा और अपान में x लिखा हुआ है, जिसके अपान में कुछ नहीं होता है 1 मानते हैं। अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 10 का x से 10x हो जाएगा इक्वल टू 1 का -2x² से तो -2x², 1 का 1500 से तो 1500। इसके बाद में इन संख्याओं को इधर लेकर के आएंगे तो आएगा ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10x, ये 1500 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 1500 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये बन गई एक द्विघात समीकरण। क्या बन गई, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में जब हम फैक्टर बनाते हैं तो जो x² का गुणांक होता है उसको c से, यानी जो a होता है x² के गुणांक को हम a कहते हैं, जो अंतिम अचर पद होता है उसे c कहते हैं, तो a का गुणा हो जाता है c से। फैक्टर बनाने के लिए a का गुणा हो जाता है c से, यानी अगर हम 2 का 1500 से गुणा करेंगे तो आएगा 3000। अब 3000 को देख करके आपको फैक्टर बनाना है इस समीकरण का, लेकिन जो 1500 है उसके स्थान पर हम लिखेंगे 1500 ही, यानी 3000 को यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखा 1500 ही जाएगा। लेकिन फैक्टर बनाने के लिए अगर x² का गुणांक कुछ भी है तो उसका c से गुणा कर देते हैं, अंतिम पद से गुणा कर देते हैं और उसको देखते हुए आप फैक्टर बनाते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जोड़ने घटाने पर दो ऐसी संख्याएं आपको लेना है कि जो जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 3000 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं अगर हम 60 से 50 को घटा देते हैं तो ये आता है 10, और अगर हम 60 से 50 को गुणा करते हैं तो ये आ जाता है कितना 3000, 5 छक्का 30, 2 0, तो ये आ जाएगा 3000। यानी 60 और 50 दो ऐसी संख्या हैं जिनका जो अंतर है वो कितना आएगा 10 आएगा, और उनका जो गुणनफल है वो कितना आएगा 3000 आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² प्लस 60x माइनस 50x माइनस लिखेंगे हम यहाँ पे 1500 बराबर 0। अब ये दो आपके जोड़े बन जाएंगे। यहाँ पे कॉमन नज़र आ रहा है 2x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 30। यहाँ कॉमन नज़र आ रहा है माइनस का 50, तो इधर भी क्या आ जाएगा x प्लस 30, 50 का 30 से गुणा 1500 हो जाता है बराबर 0। अब इसको हम एक बार लिख सकते हैं यानी x प्लस 30, और जो आपने कॉमन लिया है उस पद को हम एक बार लिख सकते हैं 2x माइनस 50 बराबर 0। अब यहाँ से हम x के मान को निकाल लेंगे, यानी जो x प्लस 30 है इसके बराबर में 0 करके इसका हम शून्य निकाल लेंगे, यानी x का मान निकलेगा -30
फिर जो दूसरा मान है वो आएगा 2x माइनस 50 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये माइनस 50 है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा प्लस 50 हो जाएगा। x बराबर आएगा 50 जो गुणे में होता इक्वल टू के दूसरी साइड में बटे में चला जाता है। तो ये x का मान आ जाएगा 25, यानी x के दो मान आए। अब इन दो मानों से आपको रेलगाड़ी की चाल को एक को मानना है। तो सबसे पहली बात जो आपका x का मान है -30 आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु की जो चाल है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। किसी वस्तु की चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी ये x का मान रेलगाड़ी की चाल ये नहीं हो सकता है। रेलगाड़ी की चाल हम क्या मानेंगे, x बराबर 25 मानेंगे। तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, जिसे आपने x माना था, रेलगाड़ी की चाल x माना था, ये कितना आएगा, ये आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं, यानी जहाँ कहीं पे भी x के दो मान आएंगे और x को आपने किसी भी वस्तु की चाल माना है, तो अगर x का एक मान ऋणात्मक है तो उस मान को हम कभी नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी गतिमान वस्तु की जो चाल होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि m व n के वे मान ज्ञात कीजिए। m व n के वे मान ज्ञात कीजिए, वे मान ज्ञात कीजिए। m व n के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न समीकरण निकाय, जिनके लिए निम्न समीकरण निकाय अनंततः हल रखता है, अनंततः हल रखता है। और इसकी जो समीकरणें हैं वो दी गई हैं 3x + 4y, 3x + 4y = 12। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर जो दूसरी समीकरण दी गई है, यानी ये समीकरण, इसे हम पहले समीकरण फर्स्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि इक्वल टू में 2 दिया गया, इक्वल टू में 12 दिया गया, 12 को इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। तब आप इसी कंपेयर कर पाएंगे a1x + b1y + c1 = 0 से। तो अब इसको इक्वेशन मानना है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अगले स्टेप में मानना है। दूसरी समीकरण दी गई है m + n × x + 2m - n × y = 5m - 1, 5m - 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी ये समीकरण है इसे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। तो ये हो जाएगा 3x, ये क्या होगा, ये होगा 3x + 4y, ये = 12 है, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे, -12 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, इससे इसकी कंपेयर कर देंगे। तो जो x का गुणांक है वो a1 कहलाएगा, यानी a1 क्या निकलेगा,
a1 निकलेगा 3, जो y का गुणांक है वो b1 कहलाएगा, यानी b1 क्या निकलेगा 4, और जो अंतिम अचर पद है वो आपका c1 है, ये कितना है -12। इसी प्रकार हम दूसरी साइड में आ जाएंगे, इसी प्रकार लिखेंगे तो ये आएगा m प्लस एन इंटू एक्स प्लस 2m माइनस एन इंटू वाई माइनस, अब इसको इक्वल टू की साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इसको हम कर देंगे पूरा ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि जब भी माइनस का गुणा होगा ब्रैकेट के अंदर तो दोनों ही अंकों के साथ में होगा बराबर 0। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, यानी समीकरण 2 की तुलना किससे कर देना है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर देंगे। तो इस तरीके से जो a2 निकलेगा वो क्या निकलेगा? ये निकलेगा m प्लस n, क्योंकि x का गुणांक दूसरी इक्वेशन का a2 होता है, y का गुणांक दूसरी इक्वेशन का b2 होता है, और अंतिम अचर पद ये आपका c2 कहलाएगा। इसी श्रृंखला में जो b2 है वो क्या निकलेगा? निकलेगा 2m माइनस n, और जो c2 है ये निकलेगा माइनस का ब्रैकेट में 5m माइनस 1, 5m माइनस 1, ये निकलेगा क्या? ये निकलेगा c2। ये क्या निकलेगा? ये c2 निकलेगा। अब इसके बाद में जो किसी भी रैखिक समीकरण का अनंततः हल होता है, अनेक हल होता है, उसका क्या प्रतिबंध होता है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे रैखिक समीकरण निकाय के, रैखिक समीकरण निकाय के अनंततः हल होने का प्रतिबंध, रैखिक समीकरण निकाय के अनंततः हल होने का जो प्रतिबंध होता है वो होता है a1 अपॉन a2, ये बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। अब यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं। a1 की वैल्यू क्या निकली 3, a2 है m प्लस n, ये बराबर होगा b1 है 4, b2 है 2m माइनस n, और जो c1 है ये है माइनस का 12, और c2 कितना है माइनस का 5m माइनस 1। ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, और इसके बाद में हम दो दो पदों को लेकर के सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से हम m और n के मान निकाल सकते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये पहले जो a1 और a2 का अनुपात है उसको ले करके b1 और b2 के अनुपात के साथ में सॉल्व करेंगे। फिर जो b1 और b2 का अनुपात है उसे हम c1 या c2 के अनुपात के साथ में सॉल्व करेंगे। यानी इसे लिखेंगे हम 3 अपॉन m प्लस n इक्वल टू 2 अपॉन m माइनस n, यानी पहले इन दो पदों को हल करेंगे, फिर आप पहले वाले पद और तीसरे पद को लेकर भी हल कर सकते हैं, या आप दूसरे और तीसरे पद को लेकर के सॉल्व करेंगे। दोनों ही स्थितियों में जो m और n का मान आएगा वो समान आएगा। तो सबसे पहले हमने इन दोनों के मान को रखा, अब इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का m से 3m, 3 का माइनस n से माइनस का 3n इक्वल टू 2 का m से तो 2m, और प्लस 2 का n से तो 2n। इसको इधर लेके आएंगे तो ये आएगा 3m माइनस 3n माइनस 2m माइनस 2n इक्वल टू 0। 3m से 2m माइनस होगा तो बचेगा m, और माइनस 3n से माइनस 2n ऐड हो जाएगा तो आएगा माइनस का 5n इक्वल टू 0, माइनस का 5n इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं m इक्वल टू 5n, और इसे आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे क्या मानेंगे? इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप दूसरे और तीसरे पद को लेकर के सॉल्व करेंगे।
और वहाँ से एक दूसरी समीकरण निकलेगी, फिर समीकरण 1 और 2 की कंपेयर करेंगे और वहाँ से जो आपका एक पद है, चाहे वो m हो या n हो, उसका मान निकल आएगा। फिर उसे आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, दूसरे पद का मान निकल आएगा। तो ये दूसरा आपका हो जाएगा 2/m-n बराबर होगा 12/5m-1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का 5m से हो जाएगा 10m माइनस, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 12 का m से तो 12m और 12 का n से हो जाएगा 12n। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 10m माइनस 2 माइनस 12m और प्लस का 12n, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, इक्वल टू 0। 10m से 12m माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2m, फिर ये माइनस का 2 है, फिर प्लस का 12n इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन मिल जाएगा 2 तो आएगा माइनस का m माइनस का 1 और प्लस का 6n इक्वल टू 0, यानी 2 कॉमन ले लिया, फिर आया m और 1 और फिर 6n। अब जो आपका ये 2 है ये इक्वल टू की दूसरी साइड में अपॉन में चला जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं माइनस का m माइनस का 1 प्लस का 6n इक्वल टू 0/2। 0/2 का मतलब ही 0 है, यानी ये भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का m, फिर n वाले पद को लिख देंगे 6n, फिर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर, क्या मानेंगे, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से m का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से m का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से m का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए तो m की वैल्यू है 5n, तो यहाँ पे क्या रखना है माइनस का, ये हो जाएगा 5n प्लस का 6n। अब m की वैल्यू यहाँ से रखी गई 5n, माइनस का था इसलिए माइनस लगाए, प्लस का 6n है, माइनस का 1 है, इक्वल टू 0। 6n से 5n माइनस हो जाएगा तो बचेगा n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो n है इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से n ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी n की वैल्यू निकल आएगी 1। n की वैल्यू क्या निकलेगी, n की वैल्यू निकलेगी 1। अब n के इस मान को कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें। तो लिखेंगे n के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर n के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए तो समीकरण 1 में क्या कहा गया है कि m इक्वल टू 5n, n के स्थान पर क्या रखना है 1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 1 जा 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में n की वैल्यू निकली 1 और m की वैल्यू निकली 5। और यही आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि m और n के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय अनंत हल रखता है या अनंतता हल रखता है। तो m बराबर 5 और n बराबर 1 पर जो निम्न रैखिक समीकरण निकाय है या उपरोक्त जो समीकरण निकाय दिया गया है वो अनंतता हल रखता है। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, जिसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भिन्न पर आधारित क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों को हमने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व भी किया था। जो विविध प्रश्नावली होती है वो पहले की एक्सरसाइज का रिवीजन होती है। तो अगर आपने पहले की एक्सरसाइज को व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आपको विविध प्रश्नावली में कोई समस्या होने वाली नहीं है। यानी ये एक तरीके से पिछली एक्सरसाइज का रिवीजन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है
यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। कितना हो जाती है? 1/3 हो जाती है। और यदि उसके हर में एक घटा दिया जाए, और यदि उसके हर में एक घटा दिया जाए, एक घटा दिया जाए, उसके हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो भिन्न 1/4 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसमें? भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा कि भिन्न क्या है, और फिर इसके बाद में जो कंडीशंस दी गई हैं क्वेश्चन में, इसको लागू करके आपको दो इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना वह भिन्न, माना वह भिन्न x/y है। क्या है? x/y है। अब कहा गया कि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाता है तो वो 1/3 हो जाती है। यानी जो भिन्न है इसका जो अंश है, अपॉन की ऊपर वाली संख्या अंश होती है और अपॉन की नीचे वाली संख्या हर होती है। यानी अंश आपका x है, इसमें अगर हम एक जोड़ दें तो जो संख्या है जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है। इसको सॉल्व करके आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। यानी यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का x से 3x प्लस 3 बन जा 3 इक्वल टू y का 1 से, तो y को इधर लाएंगे, 3 को इधर लाएंगे, या y को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे क्या मानेंगे? इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कहा गया यदि उसके हर में एक घटा दिया जाता है तो कितना हो जाती है? 1/4 हो जाती है। तो हर इस संख्या में, इस भिन्न में हर क्या है? y है। तो अगर इसके हर में हम एक घटा देते हैं तो भिन्न 1/4 हो जाती है। अब इसको सॉल्व करके हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। फिर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपका जो एक चर पद है वो निकल आएगा, और उस एक चर पद के मान को किसी दूसरे पद में रखेंगे, किसी दूसरी इक्वेशन में रखेंगे, दूसरे अभिष्ट चर पद का मान आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 4 का x से हो जाएगा 4x इक्वल टू y माइनस 1 का 1 से, तो y माइनस 1। इसको इधर लेके आएंगे तो आएगा 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, माइनस का प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड हो गई। अब इक्वेशन सेकंड में माइनस वाई है, इक्वेशन फर्स्ट में माइनस वाई है, यानी सेम साइन है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में, दो इक्वेशन में किसी भी चर पद के सेम साइन होते हैं तो वहाँ पे हम घटाते हैं। तो घटाने पर जो साइन होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, प्लस वाला माइनस का हो जाता है। तो लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 नोट कर देंगे, यह है 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। समीकरण 2 है 4x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या करना है? घटाना है। तो घटाने पर साइन में परिवर्तन हो जाता है। तो 3x से 4x घटेगा तो माइनस का x बचेगा, ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 3 से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा? ये 2 आएगा इक्वल टू 0।
अब यहाँ से जो अब इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा -x, ये कट गया, 3 से 1 आएगा तो ये बचेगा। अब यहाँ पे पहले नोट करेंगे तब इक्वल टू लगाएंगे। 3 से 1 माइनस हो जाएगा तो प्लस का 2 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, है ना। फिर उसके बाद में ये माइनस का x है, इसको हम इधर लाएं तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। यानी इसको इस तरीके से लिखें, कंफ्यूज ना होइएगा। 2 बराबर ये माइनस का x है, इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, यानी 2 बराबर x, यानी x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 2। x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 2। अब x के इस मान को आप इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं। दोनों ही इक्वेशन में x के मान को रखने पर जो y की वैल्यू आएगी वो समान आएगी। तो यहाँ पे अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब इसमें लिखेंगे कि x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को कहाँ रख दिया जाए, समीकरण 2 में रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर क्या रखना है 2 रखना है, माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। 4 2 जा ये हो जाएगा 8, माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। 1 और 8 ऐड होगा तो 9 माइनस वाई इक्वल टू 0, 9 इक्वल टू माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या निकल आएगी 9 आ जाएगी। तो x की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या निकली 2 निकली, y की वैल्यू क्या निकली 9 निकली। तो जो आपने भिन्न माना था, अतः अभीष्ट भिन्न जिसे आपने x अपान y माना था, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 9 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी क्या भिन्न आ जाएगी, भिन्न आ जाएगी 2/9। यानी इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको भिन्न निकालना होता है वहाँ पे आप जो भिन्न है वो x/y, m/n, p/q कुछ भी मान सकते हैं। तो दोनों समीकरणों को हल करने के बाद में आप x और y के मान अलग अलग निकालते हैं, फिर उस x और y के मान को भिन्न में रखते हैं। जो आपने x/y माना था, जो आपका एक परिमेय संख्या थी, एक भिन्न है, तो यहाँ पे x के स्थान पर x की वैल्यू जो आपने सॉल्व करके निकाला, y के स्थान पर y की वैल्यू, और ये आपकी बन जाएगी एक भिन्न। यानी x और y के मान को निकालने के बाद में आपको भिन्न में इसको रखना भी होता है। इस तरीके से 2/9 आ गया आंसर आपका, इसे अब आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके आगे क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।